हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इन्फॉर्मेशन। दिस इज तनय देवनाथ, योर मैथ्स गाइड। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आप देखने जा रहे हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कंसेप्ट। आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा ही होगा कि इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा हैक। सो अगर आप इस ट्यूटोरियल को कंप्लीटली वॉच कर लेते हो, उसके बाद सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप सारा सॉल्व कर लेते हो, देखना बोर्ड एग्जामिनेशन पे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है। एंड जो आपका डर है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के ऊपर, वो टोटली मैं खत्म कर दूंगा इस ट्यूटोरियल के अंदर। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसी को शॉर्ट में कहा जाता है एपी। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है इस एपी। ये एपी क्या होता है? ये एपी प्रोग्रेशन का एक टाइप होता है। ये एपी क्या होता है? ये एपी प्रोग्रेशन का एक टाइप होता है। देखिए ये जो प्रोग्रेशन होता है, ये प्रोग्रेशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहा जाता है एपी, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको कहा जाता है जीपी, एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको कहा जाता है एचपी। लेकिन देखिए ये जो जीपी एचपी है ये हमारे सिलेबस के अंदर है नहीं, सो इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन क्या है? ये प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक पार्ट है। ये प्रोग्रेशन क्या है? ये प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक पार्ट है। सो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे? इस ट्यूटोरियल के अंदर फर्स्ट हम थोड़ा बहुत प्रोग्रेशन के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस सीक्वेंस। देखिए ये सीक्वेंस क्या होता है? अब यहाँ पर 3 सेट ऑफ नंबर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप 3 सेट ऑफ नंबर देख पा रहे हो। इसको आप ग्रुप ऑफ नंबर भी कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर भी आप कह सकते हो। अगर यहाँ पर जितने भी सेट ऑफ नंबर दिए गए, ये 3 सेट ऑफ नंबर दिया गया है, इसके अंदर हर एक सेट ऑफ नंबर के अंदर अगर हर एक नंबर को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि ये फर्स्ट सेट ऑफ नंबर के अंदर देखिए फर्स्ट दिया गया 1, उसके बाद -1, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर -1, उसके बाद फिर 1, फिर -1। क्या आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? यहाँ पर जो ये 1 दिया गया है, ये जो फर्स्ट नंबर 1 यानी ये जो सेकंड नंबर -1 दिया गया है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर दूसरे बार भी देखिए, दूसरे बार भी देखिए फर्स्ट जो नंबर दिया गया है 0 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 1, उसके बाद फिर दिया गया है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 13, ऐसे करके कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद देखिए डॉट 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 दिया गया, यहाँ पर भी डॉट 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 था, मतलब कि ये कंटिन्यू हो रहा है। ओके देखिए यहाँ पर भी आप कुछ नोटिस कर पाओगे। देखिए ये थर्ड जो 1 था, ये थर्ड 1 कैसे आया? थर्ड 1 का मतलब है कि यहाँ पर जो 1 दिया गया, ये 1 कैसे आया है? ये 1 प्रीवियस जो 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर का सम करके आया ये 1। इसके बाद देखिए ये जो फोर्थ 2 दिया गया है, ये जो फोर्थ 2 दिया गया, फोर्थ 2 कैसे आया है? प्रीवियस देखिए ये जो 1 दिया गया, ये जो 1 देकर इन दोनों का सम कर दोगे तो ये प्रीवियस 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो 3 दिया गया, ये 3 कैसे आया? यहाँ पर देखिए ये जो प्रीवियस 2 था यानी ये जो 1 था, ये जो थर्ड 1 था एंड प्रीवियस 2, इन दोनों का अगर सबका सम कर दोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, 13 के बाद भी ऐसे ही वे पे कंटिन्यू होगा। यहाँ पर देखिए जो थर्ड दिया गया इसके ऊपर भी, इसका और आप अच्छी तरह से देखते इसके ऊपर भी ऐसा कुछ आप देख पाओगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया गया, फर्स्ट दिया गया 1, उसके बाद 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25। देखिए ये 1 क्या होता है? 1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं इसको। इस 4 को हम कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है, 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। सो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर जो हर एक नंबर को लिखा गया है, हर एक नंबर को जो लिखा गया हर एक सेट के अंदर, ये कुछ ऑर्डर के बेसिस पे हो रहा है, ये कुछ रूल के बेसिस पे हो रहा है। इसके अंदर कुछ पैटर्न हम नोटिस कर पा रहे हो, कुछ पैटर्न आप नोटिस कर पा रहे हो। तो सीक्वेंस का मतलब क्या हो जाता है? सीक्वेंस का मतलब यही हो जाता है कि मान लीजिए आपके सामने कुछ सेट ऑफ नंबर दिया जाए, अगर उसके अंदर जो हर एक नंबर लिखा जाएगा, अगर कुछ पैटर्न के बेसिस पे अगर लिखा जाए, या फिर किसी रूल के बेसिस पे लिखा जाए, या फिर आप कह सकते हो कि ये कुछ डिफिनिट ऑर्डर के बेसिस पे लिखा जाएगा, अगर ऐसा होता है तो उसी को कहा जाएगा सीक्वेंस। वो सारे लिस्ट ऑफ नंबर को कहा जाएगा सीक्वेंस। आई होप आपको समझ आया है कि सीक्वेंस होता क्या है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि ये प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए जितने भी सीक्वेंस होते हैं, जितने सारे सीक्वेंस होते हैं, इन सारे सीक्वेंस के अंदर क्या होता है? कुछ स्पेशल टाइप होता है। क्या होता है? कुछ स्पेशल टाइप होता है, जिस स्पेशल टाइप को कहा जाता है प्रोग्रेशन। मतलब कि प्रोग्रेशन का मतलब हो जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस को कहा जाता है प्रोग्रेशन। और उसी स्पेशल टाइप में से ये जो आप यहाँ पर आपका जो चैप्टर का आपका जो सिलेबस के अंदर है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक स्पेशल टाइप होता है।
उसी स्पेशल टाइप में से एक स्पेशल टाइप होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आप देख लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब यहाँ पर भी 3 सेट ऑफ नंबर देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आप 3 सेट ऑफ नंबर देख पा रहे हो। इसके अंदर अगर आप हर एक नंबर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे, देखिए फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट जो सेट ऑफ नंबर दिया गया यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया गया 25, सेकंड नंबर दिया गया 50, थर्ड नंबर दिया गया 75, फोर्थ नंबर दिया गया 100, फिफ्थ नंबर दिया गया है ऐसे 125, उसके बाद 150, उसके बाद 175 एंड 200 तक ये खत्म हो रहा है। ओके, इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी कुछ पैटर्न आप नोटिस कर पाओगे, इसके अंदर भी आप कुछ पैटर्न नोटिस करो। क्या पैटर्न है अच्छी तरह से देखिए। अगर आप ये जो फर्स्ट नंबर दिया गया 25, इसके साथ अगर आप 25 का एडिशन कर दोगे ये आ जाएगा सेकंड नंबर 50, फिर सेकंड नंबर के साथ अगर आप 25 का एडिशन कर दोगे फिर आएगा थर्ड नंबर जो है 75। इसके बाद देखिए ऐसे करके अगर फिर आप 25 का एडिशन कर दोगे आपका आएगा 100, उसके बाद फिर अगर 25 का एडिशन कर दोगे आपका आएगा 125। क्या आप ये नोटिस कर पा रहे हो? इसके बाद भी ऐसे वही पे कंटिन्यू होता रहे ये 200 तक। इसके बाद देखिए जो दूसरा दिया गया है यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही एक पैटर्न आप नोटिस कर पाओगे। देखिए 95 दिए गए फर्स्ट, उसके बाद 90, फिर 85, फिर 80। देखिए 95 से अगर आप 90 तक जाते हो, 95 से अगर आप 90 तक जाते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको 5 सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है इस 95 के साथ। इसके बाद देखिए फिर अगर आप 85 तक जाते हो फिर आपको 5 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर अगर आप 80 तक जाते हो फिर आपको 5 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऐसे वे पे ऐसे चलता ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 55 कैसे आ रहा है, ये 60 के साथ अगर फिर अगर आप 5 को सब्ट्रैक्शन कर दोगे आपका आ जाएगा 55। ऐसे करते हुए हर एक नंबर को आप निकाल पाओगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए -8, उसके बाद -5। -5 कैसे आ रहा है, -8 के साथ अगर आप पॉजिटिव 3 कर देते हो मतलब कि 3 का एडिशन अगर आप कर दोगे तो आ जाएगा -3। उसके बाद देखिए -5 से -2 कैसे आ रहा है, देखिए फिर अगर आप 3 का एडिशन कर दोगे -2 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप 3 का एडिशन कर दोगे फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप 3 का एडिशन कर दोगे आपका 4 आ जाएगा। सो क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो? यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक के अंदर, हर एक सेटअप के अंदर नंबर के अंदर क्या हो रहा है, एक नंबर का ही एडिशन हो रहा है, एक नंबर का एडिशन होके दूसरे नंबर आपको मिल रहा है। सो यहाँ से ही देखिए, यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट हो जाता है कि फर्स्ट नंबर को छोड़ के यहाँ पर जितने भी नंबर दिया जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, जितने भी नंबर दिया जाएगा एक सीक्वेंस के अंदर, एक लिस्ट ऑफ नंबर के अंदर, वो नंबर आप कैसे मिल सकता है, वो नंबर आपको तभी मिलेगा अगर प्रीवियस नंबर के साथ एक फिक्स नंबर का आप एडिशन कर दो। अगर प्रीवियस नंबर के साथ एक फिक्स नंबर का एडिशन कर दो तभी आपको एक्चुअल नंबर मिलेगा। अगर ऐसा होता है किसी सेट ऑफ नंबर के अंदर, उसी को कहा जाएगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एपी, उसी को कहा जाएगा एपी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया है। देखिए ये जो 25 आ रहा था यहाँ पर, ये 25 आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। देखिए 75 से अगर आप 50 का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तभी आपका 25 आएगा, ऐसे ही आता है। इसके बाद देखिए 100 से अगर 75 का सब्ट्रैक्शन कर दो तब आपका 25 आएगा। ऐसे ही पे हर एक टर्म के साथ, मतलब हर एक जो नंबर दिया गया है उसी का ठीक प्रीवियस नंबर का सब्ट्रैक्शन कर दोगे आपका 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन किया था कि फर्स्ट नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर से सारे नंबर को आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अगर प्रीवियस नंबर के साथ एक फिक्स नंबर का एडिशन हो। ये फर्स्ट नंबर को छोड़ के मैं क्यों कहा था, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट नंबर के पहले कुछ नंबर दिया नहीं गया है, फर्स्ट नंबर के पहले कुछ दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। सो आप किसके साथ एडिशन करोगे? उस फिक्स नंबर का किसके साथ एडिशन करोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट नंबर को निकालना पॉसिबल नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग कहां से करना पड़ेगा? सेकंड नंबर से। फर्स्ट नंबर के साथ एक फिक्स नंबर का एडिशन करके सेकंड नंबर को निकालना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया है। अब देखिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स हैं। ओके, चलिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर यहाँ पर 2 एपी दिया गया है। यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर आप देख पा रहे हो 2 एपी दिया गया है। इस 2 एपी के अंदर अगर फर्स्ट एपी को देखते हो, ये यहाँ पर था, ये जो फर्स्ट वन था इसी को यहाँ पर लिखा गया है। ओके, ये जो फर्स्ट एपी आप देख पा रहे हो, इस एपी के अंदर जितने सारे नंबर्स लिखे गए हैं, आप देख पा रहे हो टोटल 8 नंबर्स लिखे गए हैं। यहाँ पर कितने नंबर्स है? 8 नंबर्स है। ये जो सारे नंबर लिखे गए हैं इसी को कहा जाता है टर्म्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टर्म्स।
इसी को कहा जाता है टर्म्स ऑफ एपी। इसको क्या कहा जाता है? टर्म्स ऑफ एपी। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर लिखा गया है, इस फर्स्ट नंबर को कहा जाता है फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट नंबर को कहा जाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से। इस फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से। अब देखिए ये जो डिफरेंस निकल रहा है सेकंड नंबर के साथ फर्स्ट नंबर का, क्या था? 25 था। हर एक नंबर के साथ प्रीवियस नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 हो जाएगा। हमने अभी देखा है इसको। अब देखिए 100 से अगर सब्ट्रैक्शन कर देते हो आप 75 का, तो यहाँ पर भी आपका 25 आएगा। देखिए ये जो फिक्स नंबर निकल रहा है डिफरेंस करके जो फिक्स नंबर निकल रहा है, इसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। एपी के अंदर कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। इसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर डी से। इस कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल लेटर डी से। आई होप आपको ये चीज समझ आए। अब देखिए यहाँ पर जो 2 एपी में लिखा हूं, इस 2 एपी को अगर आप अच्छी तरह से देखते हो, अच्छी तरह से अगर इस 2 एपी को देखते हो, इसके अंदर कुछ आप स्पेसिफिक डिफरेंस पाओगे। कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस पाओगे। क्या है? देखिए यहाँ पर देखिए ये जो एपी दिया गया, ये एपी क्या हो रहा है? ये 200 तक खत्म हो रहा है। मतलब 200 पे ये खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो एपी दिया गया है, ये एपी 19 के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। ये खत्म नहीं हो रहा है। ये खत्म नहीं हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एपी में दिया हूं, यहाँ पर इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? कितने टर्म्स आप काउंट कर सकते हो? इसके अंदर कितने टर्म्स आप काउंट कर सकते हो? जैसे कि देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स है? 8 टर्म्स है। यहाँ पर 8 टर्म्स है, तो आप 8 टर्म्स को काउंट कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स है? हम तो 90 तक आप काउंट कर सकते हो, लेकिन 19 के बाद कितने टर्म्स है आप काउंट नहीं कर सकते। इसके अंदर आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने टर्म्स हैं। सो इसलिए जिसके अंदर आप काउंट कर सकते हो उसको कहा जाता है फाइनाइट एपी। जिसके अंदर आप काउंट कर सकते हो उसको कहा जाता है फाइनाइट एपी। और यहां पर देखिए इसके अंदर आप काउंट नहीं कर सकते, इसको कहा जाता है इनफाइनाइट एपी। इसको कहा जाता है इनफाइनाइट एपी। आई होप आपको ये लिटिल कंसेप्ट समझ आए। ये छोटा छोटा कंसेप्ट जो मैं यहाँ पर समझाया हूँ आपको समझ आए। अब देखिए इसके बाद एक और चीज यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपने एक चीज सीखा था जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ा था। हमने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तब हमने एक चीज सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक जनरल फॉर्म होता है। इसी एपी के अंदर भी एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। देखिए एपी के अंदर क्या होता है? एपी के अंदर आप देखिए हमने यहाँ पर देख लिया है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए होता है। ओके, अच्छी तरह से देखिए, अगर फर्स्ट टर्म ए होता है और हम यहाँ पर जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। कॉमन डिफरेंस अच्छी तरह से देखिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट एपी दिया गया है इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या था? 25 था। 25 से अगर आप ये कॉमन डिफरेंस 25 को देखिए, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस दिया गया है, ये जो फिक्स नंबर डिफरेंस निकल रहा था, ये फिक्स 25 को अगर आप ऐड कर दोगे 25 से, तब आपका क्या आ रहा है? ये 50 आ रहा है। उसके बाद देखिए फिर अगर आप ऐड कर दोगे आपका 75 आएगा। फिर अगर आप ऐड करोगे यहाँ पर 100 आएगा। फिर अगर ऐड करोगे तो यहाँ पर 125 आएगा। सो इसी प्रोसेस को यूज करते हुए अगर फर्स्ट टर्म ए होता है तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म आ जाएगा ए प्लस डी आ जाएगा। उसके बाद हम थर्ड टर्म को कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड टर्म से अगर आप डी का एडिशन कर दोगे तो थर्ड टर्म निकल जाएगा। सो देखिए ए प्लस डी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आएगा ए प्लस 2डी आएगा। यहाँ पर ए प्लस 2डी है, डी प्लस डी 2डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो यहाँ से हमारा थर्ड टर्म भी निकल जाएगा। इसके बाद ऐसे करते हुए जो फोर्थ टर्म कैसे आप पाओगे? ए प्लस 2डी के साथ अगर डी का एडिशन करोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। सो ओ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा ए प्लस 3डी। इसी ओ पे इसके साथ फिर अगर आप डी का एडिशन करोगे यहाँ पर फिफ्थ टर्म आ जाएगा जो आएगा ए प्लस 4डी। ऐसे करते करते ये कंटिन्यू होता ही जाएगा। जितना तक आप चाहते हो उतना तक आप निकाल सकते हो। ये जो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, ये जो सीक्वेंस आप देख पा रहे हो, ये जो एपी आप देख पा रहे हो, इसी को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। आई होप आपको समझ आया है कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है।
अब देखिए इतना तक मैं जो चीज समझा रही हूँ आपको समझ आया है। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ पर मैं जितने चीज में सिखाऊं ये क्या है, ये एपी का बेसिक है। ये क्या है, एपी का बेसिक्स है। मतलब एपी को सीखने के लिए ये नॉर्मल सी चीज आपको जानना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद और भी दो कंसेप्ट होता है। एक आपका जो कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट होता है कि आप nth टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है कि आप कैसे सम निकाल सकते हो। आप कैसे सम निकाल सकते, सम का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी टर्म्स दिए गए सारे टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हो एपी के अंदर, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ये सारा चीज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। ये सारा चीज मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। A to Z दिखा दूंगा आपको एपी के अंदर क्या क्या होता है। इसको सीखने से पहले यहाँ इतना तक हमने जो चीज सीखा है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देन आपको ये सारा चीज दिमाग के अंदर इजीली बैठ जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर मैं कंसेप्ट को दे चुका हूं। आप एक काम कीजिएगा, इसके नीचे मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से इसको चेकआउट करके एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर उसी कंसेप्ट जो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब किया उसी कंसेप्ट का यहाँ पर रिटेन फॉर्मेट में है। सो उसको आप पीडीएफ से चेकआउट कर लीजिएगा। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ डाल दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे जो दो एपी दिया गया इस एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा एंड कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो फर्स्ट एपी दिया गया इसका अगर आप सॉल्यूशन देखते हो, क्या हो जाएगा। इसका अगर आप सॉल्यूशन देखते हो ये क्या हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह से देखिए, यहां पर बोला गया फर्स्ट टर्म लिखने के लिए, बोला गया फर्स्ट टर्म लिखने के लिए, यहां पर बोला गया कॉमन डिफरेंस दिखाने के लिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपको निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया गया। फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, 7 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को आपको कैसे निकालना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर देखिए अगर ये दूसरा जो टर्म दिया गया है इससे अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इसी वे पे अगर ये जो तीसरा टर्म दिया गया इसके साथ अगर दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। सो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से अगर 7 का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी वे पे अगर -3 से अगर आप -2 कर दोगे, -3 से अगर 2 का सब्ट्रैक्शन कर दोगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इसी वे पे जो हर एक टर्म है उससे ठीक प्रीवियस टर्म को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ रहा है -5। देखिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी सेम ही आएगा आपका -5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कहते हैं सेम होता है जो यहाँ पर डी है। सो आई होप आपको समझ आया कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा टाइप क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर आप देख पाओगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। इसके बाद देखिए जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं ए क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या दिया गया, यहाँ पर 1/2 दिया गया है। अब देखिए आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस को। अगर यहाँ पर देखिए अगर अब इस 2 से मतलब सेकंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। इसी वे पे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो थर्ड टर्म देगा, थर्ड टर्म से अगर सेकंड टर्म का सब्ट्रैक्शन करो तब भी निकल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर पे 4 हो जाएगा, 4 - 1 / 2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 3/2 आएगा। सो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या निकल रहा है, यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस जो निकल रहा है 3/2 निकल रहा है। आई होप आपको समझ आया है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, बोला गया कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एपी when the first terms A and the common difference D are given as follows। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो क्वेश्चन देख पा रहे हो। इसके अंदर देख सकते हो कि A गिवन है एंड D गिवन है, मतलब कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एपी का फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना पड़ेगा। हम एक चीज जानते थे, कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है ए, सेकंड टर्म क्या होता है a + d, थर्ड टर्म क्या होता है a + 2d। हमने अभी पढ़ा है इसको। इसके बाद देखिए फोर्थ
फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d, a प्लस 4d। देखिए अगर यहाँ पर आप सारे वैल्यू को पुट कर दोगे, ए एंड डी का वैल्यू को पुट कर दोगे तो आप इजीली निकाल पाओगे कि यहाँ पर 5 टर्म क्या होगा। सो चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए बोला गया फर्स्ट टर्म दिया गया है 3.75। ओके, तो दूसरा टर्म हमारा कैसे निकलेगा? दूसरा टर्म कैसे निकलेगा? देखिए दूसरा टर्म हमारा ऐसे तभी निकलेगा अगर आप इस 0.05 को इस 3.75 के साथ एडिशन कर दोगे। मतलब कि जो फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप इस 0.05 का ऐड कर दोगे तभी आपका आएगा सेकंड टर्म। सो क्या हो जाएगा? देखिए 3.75 के साथ अगर 0.05 का आप एडिशन करते हो तो ये क्या आता है? ये आता है 3.80। 3.80। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर क्या दिया गया? सेकंड टर्म दिया गया। सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म आपको कैसे मिल रहा था? यहाँ पर थर्ड टर्म कैसे मिल रहा था? अगर इस सेकंड टर्म के साथ फिर अगर आप डी का एडिशन कर देते थे तभी आपका थर्ड टर्म निकल रहा था। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इसी के साथ फिर डी का एडिशन कर देंगे। डी यहाँ पर क्या देगा? 0.05। अगर आप इसका एडिशन कर देते हो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.85। इसके बाद फिर अगर आप एडिशन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3.90। फिर अगर आप एडिशन कर दोगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3.95। सो ऐसे करते करते हमारा 5 टर्म निकल जाएगा। आई होप आपको समझ आया है कि इसको आप कैसे कर सकते हो। देखिए इसको आप यहाँ पर बैठा बैठा के अभी कर सकते थे, मतलब कि हर एक वैल्यू को पुट करके इसके अंदर आप वो भी कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर क्या होता? अगर देखिए यहाँ पर जो 2d दिया गया, जो थर्ड टर्म के अंदर क्या दिया 2d, आपको फिर क्या करना पड़ता? आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता था। तो इस पे क्या होता था? इसके आपका टाइम थोड़ा जा सकता था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैं इसी प्रोसेस को फॉलो किया। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 पे फर्स्ट टर्म बोल दिया गया है 5/8। देखिए अच्छी तरह से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है कैलकुलेशन पे। डी क्या दिया गया? डी दिया गया 2। तो सेकंड टर्म को हम कैसे मिलेगा हमारा सेकंड टर्म? अगर आप 5/8 के साथ 2 का एडिशन कर दोगे तभी मिलेगा। सो 5/8 प्लस 2 करना पड़ेगा। थर्ड टर्म हमें कैसे मिलेगा? देखिए थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? थर्ड टर्म 5/8 को आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या देगा? थर्ड टर्म क्या है? 2d। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आपका ईजी होगा इसको। सो देखिए 2d के साथ मतलब कि 2 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसके बाद देखिए फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या था? a इंटू 3d। ए का मतलब क्या है? 5/8 प्लस 3d क्या है? 3 के साथ आपको d का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2। अब देखिए इसके बाद फिफ्थ टर्म क्या था? 5/8 प्लस 4d। 4 इंटू आपको करना क्या पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि 5/8 को आप लिख दीजिए। उसके बाद 5/8 प्लस 2 एज इट इज रख दीजिए। इसके बाद देखिए 5/8 प्लस 4 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए 5/8 प्लस 6 हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए 5/8 प्लस 8 हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं? 5/8 को अब बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए, कलर को चेंज कर लेता हूँ। नीचे क्या बैठेगा? नीचे 8 बैठेगा। ऊपर क्या बैठेगा? 5 को बैठाना पड़ेगा। उसके बाद 8 इंटू 2 क्या होगा? 16 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 5 बैठाना पड़ेगा, प्लस बैठाना पड़ेगा। नीचे 8 बैठेगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 8। 4 इंटू 8 क्या होता है? 32 होता है। इसके बाद देखिए 5 बैठाना पड़ेगा, फिर 6 इंटू 8 आपको करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 8 बैठाना पड़ेगा, नीचे ऊपर 5 बैठाना पड़ेगा, प्लस 64 हो जाएगा। सो यहाँ से आपका सारा टर्म आ जाएगा, 5 टर्म्स आ जाएगा। यहाँ से 5 टर्म्स आएगा। 5 टर्म्स क्या आएगा? एक टर्म आएगा 5/8। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए 5 प्लस 16 ये क्या होता है? 21 हो जाता है। 21/8 हो जाएगा। तीसरा टर्म देखिए 32 प्लस 5। 32 प्लस 5 क्या होता है? 37 होता है। 37/8 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? देखिए 48 प्लस 5 ये क्या हो जाता है? 53। 53/8। इसके बाद देखिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको दिखेगा अच्छी तरह से। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद फिफ्थ टर्म क्या है? यहाँ पर फिफ्थ टर्म होता है कि 5 प्लस 64। इसका मतलब क्या हो जाता है कि 69/8। आई होप आपको समझ आया है कि कैसे हम 5 टर्म्स को निकाल सकते हैं।
कैसे हम 5 टर्म्स को निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस समझ आया है, समझ आया है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम इन टर्म को निकाल सकते हैं। देखिए ये इन टर्म को निकालने से पहले फर्स्ट आपको एक चीज जानना पड़ेगा कि ये इन टर्म होता क्या है। इन टर्म को निकालने से पहले फर्स्ट आपको एक चीज जानना पड़ेगा ये इन टर्म होता क्या है। देखिए इन टर्म क्या होता है, अगर मान लीजिए फाइनाइट एपी दिया गया जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो फर्स्ट वन, फाइनाइट एपी के अंदर क्या होता है, फाइनाइट एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है हम गिन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इसको हम गिन सकते हैं। तो फाइनाइट एपी के अंदर क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है उसी को कहा जाता है एन टर्म। जो यहाँ पर देख पा रहे हो आप 200 दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टर्म। और इस एन टर्म को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ए एन से। इस एन टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है ए एन से। ओके अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपको इनफाइनाइट सीरीज दिया जाए, अगर मान लीजिए आपको एक इनफाइनाइट सीरीज दिया जाए, उसके अंदर एन टर्म क्या होगा, उसके अंदर एन टर्म का मतलब हो जाता है किसी भी एक टर्म, उसके अंदर एन टर्म का मतलब हो जाता है किसी भी एक टर्म। ओके सो ये टर्म कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अगर इस इनफाइनाइट सीरीज दिया है, इसके अंदर मैं बोलूँ कि 20th टर्म को निकालने के लिए ये 20th टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा एन टर्म, ये 20th टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन टर्म, ये हो जाएगा एन टर्म। अब देखिए यहाँ पर जो ए के साथ ये जो एन दिया गया है, इस एन का मतलब क्या हो जाता है, जो आप एन टर्म निकाल रहे हो इस एन का मतलब क्या हो जाता है, इस एन का मतलब हो जाता है कि nth टर्म तक एंड nth टर्म को लेके, nth टर्म को लेके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, nth टर्म को लेके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पर ये क्या है, फाइनाइट सीरीज, ये पे है फाइनाइट एपी है। इस फाइनाइट एपी के अंदर देखिए nth टर्म क्या है, ये 200 है। इस 200 को भी अगर आप ले लेते हो, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर टोटल 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पर टोटल 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। सो ये यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 8। आई होप आपको ये समझ आया है। अब देखिए अगर इनफाइनाइट सीरीज होता है तो क्या होगा, अगर इनफाइनाइट एपी होता है तो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जितना टर्म्स आपको निकालने के लिए बोला गया है वही हो जाएगा n का वैल्यू। मतलब कि उसको अगर आप ले लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही होगा। सो यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 20। क्योंकि अगर आप 20th टर्म को ले रहे हो, 20th टर्म को लेके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल 20 ही होगा, टोटल 20 ही होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 20। मतलब n का मतलब क्या होता है, n का मतलब हो जाता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू क्या होता है, n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आपको ये चीज समझ आया है। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम इस nth टर्म का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम इस nth टर्म का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपको मैं बहुत ही इजी सा एक ट्रिक दिखाऊंगा, बहुत ही इजी सा एक मेथड दिखाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि nth टर्म का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आसानी से आप फॉर्मूला जनरेट कर पाओगे। सो क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी दिया जाए, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी के अंदर क्या होता है, ये ए क्या होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म, इसको हम मान लेते हैं कि A1, फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं A1। यहाँ पर देखिए a प्लस डी दिया गया, ये a प्लस डी क्या है, ये है सेकेंड टर्म, इसको हम मान लेते हैं कि A2। यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया, थर्ड टर्म, इसको हम मान लेते हैं A3। यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया a प्लस 3D, ये क्या है फोर्थ टर्म, इसको हम मान लेते हैं A4। यहाँ पर देखिए ये प्लस 4D दिया गया, ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं A5, ये क्या है फिफ्थ टर्म। सो इसके बाद मान लीजिए ये क्या है, इनफाइनाइट एपी है। सो इसके अंदर किसी भी एक टर्म एन टर्म होगा, मान लेते हैं किसी भी एक टर्म को एन टर्म। सो एन टर्म का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। ओके अब एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर थर्ड टर्म को अगर आप अच्छी तरह से देखते हो, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 टर्म को अगर आप अच्छी तरह से देखते हो, इसके अंदर आप एक चीज अच्छी तरह से नोटिस कर पाओगे कि देखिए ए के साथ क्या हो रहा है, डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस हो रहा है, डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस का एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 2D दिया गया है, ए के साथ 2D का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ए के साथ 3D का एडिशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए ए के साथ 4D का एडिशन हो रहा है, 4D का एडिशन हो रहा है। जब थर्ड टर्म होगा तब क्या होगा, ए के साथ 2D का एडिशन होगा। जब फोर्थ टर्म होगा तब ए के साथ 3D का एडिशन होगा। जब फिफ्थ टर्म होगा ए के साथ 4D का एडिशन होगा। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब थर्ड टर्म होगा, यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, मतलब क्या है, A3 का मतलब मैंने यहाँ पर क्या बताया, थर्ड टर्म। सो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया। सो हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये प्लस
3 माइनस 1D, ये भी तो 3 माइनस 1 ही तो 2 होता है, ये 3 माइनस 1 ही तो 2 होता है, ये 3 माइनस 1 ही तो 2 होता है। अब देखिए इसको, ये जो फोर्थ टर्म दिया गया है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहाँ पर देखिए जो फिफ्थ टर्म दिया गया इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर भी तो 5 माइनस 1 करके आपका 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। सो इसी वे को यूज करते हुए आप nth का मतलब nth टर्म का आप फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए हम फर्स्ट क्या कर रहे थे, ए को ले रहे थे, ए को आप लिख दीजिए। उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे थे, 5 माइनस, ये 5 क्या था, ये 5 था, ये 5 था। सो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, n दिया गया है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए हम माइनस 1 कर रहे थे, माइनस 1 बैठा दीजिए। इसके बाद d को लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nth टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब बताइए आपको ये समझ आया है या फिर नहीं आया? आई होप आपको ये समझ आया है। सो अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मान लीजिए बोला गया है कि एक इनफाइनाइट एपी दिया गया है, वहां पर बोला गया है कि 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 21st टर्म को निकालने के लिए आपको वहां पर बोला गया है 21st टर्म को निकालने के लिए कि इनफाइनाइट एपी के अंदर। तो 21st टर्म का मतलब क्या होता है, 21st टर्म मतलब इसको ही हम an मान लेंगे, nth टर्म मान लेंगे इसको हम। और यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा A21 हो जाएगा। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला होगा a प्लस, आपको क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे जस्ट इस 21 को बैठा देना है, मतलब कि a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं हट जाता हूँ, आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा कि a प्लस 20 डी, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 20 डी। तो ऐसे करते हुए यहाँ पर वो a एंड d का वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से nth टर्म का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, कर सकते हो। तो चलिए इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो हमारा ये nth टर्म का कंसेप्ट पूरी तरह से दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है फाइंड द 54th टर्म, फाइंड द 54th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, फाइंड द 54th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए जो एपी दिया गया, इनफाइनाइट एपी दिया गया, इसके अंदर 54th टर्म को आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स दिए गए, यहाँ पर 5 टर्म्स दिए गए। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 54th टर्म को निकालना पड़ेगा। सो हम मान लेंगे कि इस 54th टर्म को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि 54th टर्म क्या है, 54th टर्म क्या है, nth टर्म। इस 54th टर्म को हम क्या करेंगे, 54th टर्म को हम मान लेंगे कि nth टर्म, ये क्या है, nth टर्म। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा nth टर्म, यहाँ पर nth टर्म हो जाएगा A54। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, फॉर्मूला होगा कि a प्लस n माइनस 1, n क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए 54 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, a का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 36। d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट में, d का वैल्यू क्या है, अगर 44 से आप 36 को घटा देते हो तो यहाँ से आ जाएगा 4, ये 4 क्या हो जाएगा, d का वैल्यू। और हम जानते हैं कि n का वैल्यू क्या होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, n का वैल्यू भी यहाँ पर लिख दीजिए, n का वैल्यू हो जाएगा 54। ओके, सो यहाँ पर बैठा दीजिए, सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या है 36 हो जाएगा। इसके बाद 54 माइनस n क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। d क्या है यहाँ पर, d है 4। सो देखिए यहाँ से क्या आएगा, A54 का वैल्यू, मतलब nth टर्म का वैल्यू क्या आएगा, देखिए nth टर्म का वैल्यू आएगा यहाँ पर 53 के साथ आपको 4 का फर्स्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। 53 के साथ अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पर आएगा 212, और यहाँ पर आपको 36 को बैठा देना पड़ेगा एज इट इज। इसके बाद देखिए 54 टर्म क्या हो जाएगा, 54 टर्म हो जाएगा 36 प्लस 212, 36 प्लस 212 यहाँ से हो जाएगा 248। आई होप आपको समझ आया है कि आप इन टर्म को कैसे निकाल सकते हो।
अगर आपको एक इनफाइनाइट एपी दिया जाए तो आप कैसे nth टर्म को निकाल सकते हो। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जो आपका क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो आपका एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसी को मैं यहाँ पर उठाया हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि ये एग्जाम्पल 10 है एनसीईआरटी बुक का, एपी का एग्जाम्पल 10 को देखिएगा, वहां पर इसको आपको ये आप देख पाओगे। देखिए बोला गया है कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन, ऐसे करके क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब देखिए इसके बाद बोला गया है देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। इसके बाद बोला गया कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन दी फ्लावर बेड, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग आपको बता देता हूं। एक फ्लावर बेड था, एक फ्लावर बेड था, वहां पर क्या था, वहां पर जो फर्स्ट रो था, फर्स्ट जो रो था, फर्स्ट रो के अंदर 23 प्लांट था, फर्स्ट रो था। ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके मान लीजिए ये क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर क्या था, 23 प्लांट था, इसके 23 रोज प्लांट था। सेकेंड रो के अंदर ऐसे करके क्या था, ऐसे करके 21 रोज प्लांट था। ऐसे करके थर्ड रो दिया गया है, थर्ड रो पर क्या था, थर्ड रो 19 रोज प्लांट था। ऐसे करते हुए जो लास्ट था, लास्ट मान लीजिए यहाँ पर था, लास्ट पे क्या था, 5 रोज प्लांट था। सो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, फर्स्ट के अंदर क्या था, फर्स्ट के अंदर 21 रोज प्लांट था, सेकेंड के अंदर सॉरी नॉट 21, 23, यहाँ पर क्या हो जाए 23। फर्स्ट के अंदर क्या था, 23 रोज प्लांट था, सेकंड के अंदर क्या था, 21 था, थर्ड के अंदर क्या था, 19 था। ऐसे करते हुए कंटिन्यू होते होते क्या हो जाएगा, कंटिन्यू होते होते जो लास्ट आएगा इसके अंदर 5 रोज प्लांट बचेगा, 5 रोज प्लांट आएगा। आई होप ये आपको समझ आया है, इतना तक आपको समझ आया है। अब देखिए अगर इसको आप अच्छी तरह से देखते हो, ये क्या हो रहा है, ये एक एपी बन रहा है, ये एक एपी बन रहा है। क्योंकि देखिए अगर 23 के साथ अगर 2 का एडिशन कर देते हो, 2 का एडिशन आप कर देते हो तो क्या, सॉरी 2 का अगर सब्ट्रैक्शन कर देते हो, 23 के साथ अगर आप 2 का सब्ट्रैक्शन कर देते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 से फिर अगर आप 2 का सब्ट्रैक्शन कर देते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसे करते हुए कंटिन्यू होते होते लास्ट जो टर्म आएगा, लास्ट टर्म क्या आएगा, 5 आएगा। सो इसको आप कह सकते हो ये क्या है, फाइनाइट एपी है। ये क्या है, फाइनाइट एपी है, फाइनाइट एपी आप कह सकते हो इसको, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पर। और ये लास्ट टर्म क्या है, ये लास्ट टर्म क्या है, ये है ए एन, ये क्या है, ए एन। सो हमको आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि लेट तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, इन दी एपी आर एन। यहाँ पर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उसको एन मान लेते हैं, इनको एन मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो। एन के जगह पे आप एम भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका ए एक्स हो जाएगा, nth टर्म। यहाँ पर हमने nth माना है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, ए nth का वैल्यू आएगा। सो हमने मान लिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इस एपी के अंदर क्या है, ईपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स एन दिया गया है। ओके, अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं कि ए एन क्या है, ए एन को हम लिख सकते हैं, ए एन क्या है, ए एन है 5 जो लास्ट टर्म है। इसके साथ हम ए को भी लिख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर क्या दिया गया है, 23। इसके साथ हम डी को भी लिख सकते हैं, डी क्या है, डी देखिए यहाँ पर दिया गया -2, इसको हम डी भी लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमारा ये चीज पता चल रहा है। और हम एक चीज जानते हैं, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं हम एक चीज जानते हैं, रुक जाइए थोड़ा, नए बार आ जाता। हम एक चीज जानते हैं यहाँ पर कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला हो जाता है कि ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हम जानते हैं। सो अगर आप इसको सॉल्यूशन करते हो यहाँ पर ही कर देते हैं, यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन करते हो। देखिए ए एन क्या है, ए एन यहाँ पर गिवन है, ए एन दिया गया है 5। सो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए एन हो जाएगा 5। इसके बाद देखिए ए क्या दिया गया, ए हम जानते हैं यहाँ पर, ए हम यहाँ पर जानते हैं क्या है 23। सो ए क्या हो जाएगा 23। इसके बाद देखिए आपको प्लस बैठाना है। इसके बाद देखिए डी क्या दिया गया है -2। आपको इस n-1 को एज इट इज रख देना है, n-1 एंड इसके साथ -2 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि डी का वैल्यू बोला गया है -2। ओके, अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए 5 को अब एज इट इज यहाँ पर रख दीजिए, 23 को भी आप रख दीजिए। इसके बाद देखा अगर -2 का मल्टीप्लाई इस n के साथ करोगे, -2 का मल्टीप्लाई अगर आप इस n के साथ करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2n। और यहाँ पर देखिए -2 का मल्टीप्लिकेशन अगर -1 के साथ आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। सो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से फर्स्ट जो नंबर आएगा 5 आएगा, यहाँ पर आपको बैठाना पड़ेगा 5। उसके बाद देखिए 23, यहाँ पर देखिए 23 दिया गया, उसके साथ +2 दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 25। और ये -2n को आप एज इट इज यहाँ पर बैठा दीजिए, -2n को अब एज इट इज यहाँ पर बैठा दीजिए। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको दिखेगा अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर ही कर देते हैं इसको, यहाँ पर ही कर देते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 यहाँ पर दिया गया है इक्वल्स टू 25 दिया गया है, -2n दिया गया है। हम यहाँ पर एक चीज करते हैं कि इस -2n को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हैं, -2n को हम लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हैं। सो -2n को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2n। अब देखिए ये जो 5 लेफ्ट हैंड साइड पे है इसको हम राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं। सो अगर इसको आप राइट हैंड साइड पे भेजते हो तो ये क्या हो जाएगा 25 को आपको फर्स्ट बैठाना पड़ेगा, और 5 का था पॉजिटिव था, ये हो जाएगा -5। ओके, अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से 2n का जो वैल्यू निकल रहा है वो निकल रहा है 20, और यहाँ से देखिए यहाँ से n का जो वैल्यू निकल रहा है, n का वैल्यू निकल रहा है 20/2, 20 हो जाएगा /2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल रहा है, n का वैल्यू निकल रहा है 10, n का वैल्यू निकल रहा है 10। सो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है कि देयर आर, तो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है कि देयर आर टोटल 10 नंबर्स ऑफ रोज इन दी फ्लावर बेड, ये आंसर आपको लिख देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से नोटिस कर लीजिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कैसे किया हूं। आई होप आपको समझ आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह। चलिए अब देख लेते हैं कि सम को कैसे निकाला जाता है। सम का मतलब क्या है, एपी के अंदर जितने टर्म्स हैं, टर्म्स का सम कैसे निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक फाइनाइट एपी दिया गया है। फाइनाइट एपी क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म दिया गया है, इसको आप काउंट कर सकते हो, ये एक फाइनाइट एपी है। सो अब यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप अच्छी तरह से काउंट करते हो कि हर एक टर्म को, तो कितना टर्म्स है यहाँ पर टोटल 12 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है, 12 टर्म्स है, टोटल 12 टर्म्स है। सो हम लिख दिए हैं कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। अब देखिए हमने जो चीज़ सीखा है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, लास्ट टर्म है, ये क्या है, लास्ट टर्म है। सो इसको हम क्या लिखेंगे, an, ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर ये 36 क्या है, 36 है फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 36। अब देखिए हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर आप 40 से 36 को घटा देते हो तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 40 - 36 करना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा 4 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए अगर मैं आपको कहूँ ये जो 12 टर्म्स का एपी दिया गया है, इसका अगर सम करने के लिए बोलूँ, मतलब हर एक टर्म को अगर आप ऐड करोगे जो सम होगा वो क्या निकलेगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सम निकालने के लिए, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, आप नॉर्मली कि हर एक का एडिशन करने बैठ जाओगे। अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो एडिशन करने बैठ जाओगे, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा आपका। ये छोटा है, मतलब 12 टर्म्स का दिया गया है, इसको भी आप इजीली निकाल पाओगे अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है। लेकिन अगर आपको इससे भी बढ़ा दिया जाए तो आपको डिफिकल्टीज आ जाएगा। सो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सो हम उसी को सीखेंगे, उस फॉर्मूला को कैसे जनरेट किया जाता है। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको मैं दिखाऊंगा कि उसी फॉर्मूला को कैसे जनरेट किया जाता है। अगर ये आप देख लोगे तो ये आपको मतलब मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं उसी फॉर्मूला को कैसे डिस्कवरी किया जाता है, कैसे उसी फॉर्मूला का जनरेट किया जाता है। देखिए यहाँ पर बोला गया सम। सो अगर सम आप करते हो तो नॉर्मली अगर आप सम कर देते हो, तो कैसे करोगे आप, फर्स्ट आप 36 को लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 40 को, उसके बाद लिखोगे 44 को, ऐसे करते करते कंटिन्यू होता जाएगा, और उसके बाद एंड तक ऐसे रुक जाएगा। ऐसे बाद 72 हो जाएगा प्लस करके, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा +76, फिर हो जाएगा +80, यहाँ तक खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, सम निकल आएगा। अब देखिए अगर इसी को मैं अलग वे से लिखूं, अगर मैं यहाँ पर इसी को ही अलग वे से लिखूं, लाइक
लाइक कि अगर यहाँ पर जो बड़ा नंबर था उसको पहले दे देता हूँ और ये जो छोटा नंबर है उसको अगर मैं लास्ट में देता हूँ, मतलब कि अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, यहाँ पर रिवर्स कर दिया जाए, मतलब कि फर्स्ट जो 80 है 82 को यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद फिर प्लस दीजिए, प्लस देके 76 को लिखिए, उसके बाद फिर 72 को लिखिए। ऐसे करते करते कंटिन्यू होते होते यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर हो जाएगा 44, यहाँ पर फिर हो जाएगा 40, यहाँ पर फिर हो जाएगा 36। अगर आप ऐसे लिखते हो, ऐसे अगर लिखते हो तो इसी से भी तो पॉसिबल होगा कि सम निकल आएगा आपका, क्योंकि हम तो एडिशन ही कर रहे हैं, तो सम तो हमारा सेम ही आएगा। ओके, सो यहाँ पर भी आपका सम आ जाएगा। अब देखिए अगर दोनों को आप अच्छी तरह से देखते हो, देखिए अब यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम दोनों का एडिशन कर देते हैं, मतलब यहाँ पर जो एज दिया गया है, इस एज यहाँ पर जो एपी है, एपी का जो सम है, मतलब कि यहाँ पर जो टर्म्स का सम है और यहाँ पर भी जो टर्म्स का सम दिया गया, दोनों का अगर आप एडिशन कर देते हो तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s हो जाएगा, क्योंकि s प्लस एस 2s हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 80 हो जाएगा। 36 प्लस 80 क्या होता है, 116 होता है। उसके बाद देखिए फिर 40 और 76 का अगर एडिशन करोगे तो यहाँ पर भी 116 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 44 और 72 का अगर आप एडिशन कर दोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 116 हो जाएगा। और ऐसे करते करते कंटिन्यू होते होते यहाँ पर भी 116 आएगा प्लस, यहाँ पर भी एडिशन होके 116 आएगा अगर आप 76 के साथ 40 का एडिशन कर देते हो, और यहाँ पर भी 80 के साथ अगर आप 36 का एडिशन कर देते हो, यहाँ पर भी 116 आएगा। कि आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि अगर हम फर्स्ट टर्म के साथ अगर हम लास्ट टर्म का एडिशन कर दे तो हमारा 116 नंबर जो आ रहा है सेम आ रहा है। उसके बाद देखिए अगर आप सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड लास्ट का एडिशन कर दोगे, वहां पर भी जो नंबर आ रहा है, मतलब रिजल्ट जो आ रहा है सेम आ रहा है। उसके बाद भी देखिए थर्ड टर्म के साथ अगर आप थर्ड लास्ट का एडिशन कर देते हो, यहाँ पर भी सेम आ रहा है। ऐसे करते कंटिन्यू होते होते यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो हमने टर्म्स लिखे ये कितने बार है टोटल, ये टोटल कितने बार है, ये टोटल 12 टाइम्स है। मतलब यहाँ पर 12 टर्म्स दिए गए हैं। यहाँ पर कितने टर्म्स था, 12 टर्म्स था। सो यहाँ पर अब जो नंबर बैठा है ये कितने टाइम्स है, टोटल 12 टाइम्स है। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ से अब देखिए अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ, यहाँ से 2s को बैठा देता हूँ, यहाँ से देखिए अगर मैं 116 को कॉमन ले लेता हूँ, अगर 116 को मैं ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन से अगर मैं 116 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 116 तब का कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे करते 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 फिर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अगर इसका सम करते हो आप, इसका अगर आप सम करते हो तो क्या आएगा, ये 12 आएगा। इसका सम करते हो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। क्यों 12 आएगा, क्योंकि ये 12 टाइम्स था, यहाँ पर ये 116 12 टाइम्स था, तो यहाँ पर 12 आएगा। सो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 2s आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 116 इंटू 12 हो जाएगा, 116 इंटू 12 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकल रहा है, इसका वैल्यू निकल रहा है कि 116 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या आ रहा है, देखिए यहाँ से आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 116 इंटू 6, 116 इंटू 6। तो यहाँ अगर मल्टीप्लीकेशन करके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करके आपका जो आएगा, आपका पूरा सम आ जाएगा, आपका पूरा सम आ जाएगा। लेकिन अब एक चीज समझिए, अब एक चीज समझिए, इसको मल्टीप्लीकेशन भी कर दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 696 आएगा, 696 आएगा। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, 696 आएगा, 696 आएगा। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से नोटिस करते हो, अच्छी तरह से इसको नोटिस करते हो, यहाँ पर इतना तक इस प्रोसेस को अगर आप अच्छी तरह से नोटिस करते हो, अब एक चीज सोचिए, इस प्रोसेस को अगर हम यूज कर देते हैं, जो एपी का जनरल फॉर्म था, जो एपी का जनरल फॉर्म था उसके ऊपर इस प्रोसेस को अगर हम यूज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां से एक फॉर्मूला जरूर जनरेट होगा, वहां से एक फॉर्मूला जरूर जनरेट होगा, डेफिनेटली जनरेट होगा। चलिए उसी को ही हम करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ऐसे करते करते फोर्थ टर्म आ जाएगा।
फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, ए प्लस क्या आ जाएगा 3D। ऐसे करते कंटिन्यू होते 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 हम जानते हैं कि लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म। मान लेते हैं ये फाइनाइट एपी है, सो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए अगर n टर्म ये होता है, अगर हम सेकंड लास्ट टर्म को फाइंड करते हैं तो कैसे होगा, इससे भी हमको इससे भी क्या करना पड़ेगा, इससे भी d को घटाना पड़ेगा, इससे भी d को घटाना पड़ेगा। देखिए एक चीज अच्छी तरह से समझिए, एक चीज अच्छी तरह से समझिए, यहां पर 80 दिया गया है, 80 क्या है, लास्ट टर्म है, 80 क्या है, लास्ट टर्म है, जो क्या है nth टर्म है। ओके, यहां पर d क्या था, d था 4, अगर हम 80 से 4 को घटा देते हैं तो 76 आता है। मतलब कि an से अगर आप d को घटा दोगे तो आपका सेकंड लास्ट टर्म आएगा, सेकंड लास्ट टर्म आएगा। सो अब देखिए अगर हम यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से क्या कर रहे हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी, इससे क्या कर रहे हैं हम, d को घटा रहे हैं, d को अगर हम घटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व कर लेते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस n इंटू डी क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, और फिर माइनस डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a प्लस क्या हो रहा है, एन डी आ रहा है, उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, माइनस 2d हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए आप क्या हो जाएगा, a प्लस रहेगा और एन डी के साथ यहाँ से अगर d आप कॉमन ले लेते हो, यहाँ से अगर आप d कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो सेकेंड लास्ट टर्म आएगा, सेकेंड लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, हम जानते हैं nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यह आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सम करना पड़ेगा। सम का मतलब क्या है, इस सारे को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, उसके बाद फिर आप एडिशन कर दोगे, ऐसे 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 कंटिन्यू होते होते क्या हो जाएगा, कंटिन्यू होते होते ये सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा, सेकेंड लास्ट टर्म आएगा a प्लस n माइनस 2d हो जाएगा। इसके बाद लास्ट टर्म आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इसी को भी आप सेकेंड ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए। अब अच्छी तरह से देखिए एक चीज को, यहाँ पर इसी को अगर हम अरेंज कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे, इसी को अगर हम रीअरेंज कर देंगे लास्ट से फर्स्ट तक, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका जो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड लास्ट जो क्या है, सेकेंड लास्ट हमारा है यहाँ पर कि a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है। इसके बाद ऐसे करते करते कंटिन्यू होता जाएगा, होने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म था हमारा a प्लस डी आएगा, एंड हमारा फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था a। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए अगर हम दोनों का अगर हम एडिशन कर देते हैं, दोनों का अगर हम एडिशन कर देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो किया था, यहाँ पर जो हमने किया था, दोनों का एडिशन किया था, एडिशन करके हमारा सेम नंबर आया था। यहाँ पर देखिए अगर हम दोनों का एडिशन कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, s प्लस एस हो जाएगा 2s, और यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ अगर आप a का एडिशन कर दोगे ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। a का अगर आप एडिशन कर दोगे, देखिए अच्छी तरह से देखिए, इसी a के साथ इसी a का अगर आप एडिशन कर दोगे ये क्या हो जाएगा, 2a, और इसके साथ ये जो था ये एज इट इज बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसके बाद यहाँ पर भी सेम आएगा, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर हर एक टर्म क्या आया था, एडिशन करके दोनों का एडिशन करके क्या आया था, 116 आया था, हर एक के अंदर 116 आया था। अच्छी तरह से देखिए, सो यहाँ पर भी अगर आप करके देखते हो तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, यही आएगा। सो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इसके बाद भी क्या हो जाएगा, इसके बाद भी ऐसे करते 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 कंटिन्यू होते, यहाँ पर भी सेम आएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, और यहाँ पर भी सेम आ जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रुक जाइए, मैं हट जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी ये आ जाएगा। सो यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं, ये कितने टर्म्स, ये कितने टाइम्स है यहाँ पर टोटल कितने टाइम्स है। देखिए पहले जब हमने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टोटल 12 टर्म्स थे, यहाँ पर टोटल 12 टर्म्स थे और 12 टर्म किसके वैल्यू थे, एन का वैल्यू था। 12 टर्म किसका वैल्यू था, एन का वैल्यू था। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, यहाँ पर हमने लास्ट किया था एंथ लिखा था, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने बार है, यहाँ पर एंथ टाइम्स है, एंथ टाइम्स है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारा सम है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। सो देखिए अगर आप इसको कॉमन ले लेते हो यहाँ से 2a लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हो आप n माइनस 1 इंटू डी, इसको अगर आप कॉमन ले लेते हो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा n का, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 1 करके ऐसा n टाइम्स आएगा, सो n हो जाएगा। ओके सो देखिए अब एस का फॉर्मूला क्या जनरेट हो रहा है। अब देखिए एस का फॉर्मूला जनरेट क्या हो रहा है, इसको हम लिख देते हैं एक बार। अब देखिए एस का फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ है, अगर आप इस 2 को राइट हैंड साइड पे भेजोगे, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके साथ। सो इसके साथ अगर डिवाइड होता है, आप n को फर्स्ट दे दीजिए, सो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके इसको सेकेंड ब्रैकेट कर दीजिए, इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो हमारा फॉर्मूला जो होता है यही होता है, सम का फॉर्मूला जो होता है यही होता है। इसको आप और भी अच्छी तरह से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एस इक्वल्स टू इसको n डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और यहाँ पर आप सेकेंड ब्रैकेट दे के लिख दीजिए कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके इसको अब लिख दीजिए, ये क्या होता है, ये होता है सम का फॉर्मूला, ये एस एन हो जाएगा, मतलब nth टर्म का सम है, ये nth टर्म का सम है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर आप और भी अच्छी तरह से नोटिस करते हो, ये क्या हो चुका है, सम का फॉर्मूला। इसको अगर आप और भी अच्छी तरह से नोटिस कर देते हो तो यहाँ पर देखिए n/2 को आप लिख दीजिए एज इट इज। इसके बाद देखिए इसको अगर आप थोड़ा तोड़ देते हो, ये क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, 2a को हमने क्या किया, 2a हमने तोड़ के लिखा है, 2a को हमने क्या किया, तोड़ के लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज देखिए कि n/2 को आप लिख दीजिए। अब देखिए इसको आप क्या समझ पा रहे हो, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है, ये nth टर्म है, सो मतलब कि लास्ट टर्म है। सो मतलब क्या है, अगर आप n/2 के साथ फर्स्ट टर्म ओके n/2 इंटू अगर आप फर्स्ट टर्म a उसके साथ लास्ट टर्म दैट मीन्स nth अगर आप कर देते हो तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आपका ये सम आ जाएगा। मतलब कि किसी भी एपी के अंदर अगर nth टर्म दिया जाए, फर्स्ट टर्म दिया जाए, आपको कहा जाए कि सम निकालने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। ओके अनदर थिंग, इसको छोड़ के भी मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ। सिर्फ ये फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को एडिशन करके n/2 करके ये नहीं आता है, और भी बहुत सारे तरीके से आता है। क्या कैसे आता है, देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म जो था उसके साथ, सेकेंड टर्म के साथ अगर हम सेकेंड लास्ट टर्म का एडिशन कर देते हैं, वहां से भी नंबर सेम आ रहा था, मतलब ये 116 ही आ रहा था। देखिए ये जो 116 है, ये 116 क्या है, यहाँ पर ये 116 क्या है, यहाँ पर ये 116 है। ये अच्छी तरह से देखिए, यहाँ पर ये नंबर क्या है, ये नंबर यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी 116 था, अच्छी तरह से देखिए, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी 116 था और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम नंबर था। मतलब कि ये 116 जो वहां पर था वो इसी का वैल्यू है। सो हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का भी एडिशन है। सो इसको आप एक और चीज लिख सकते हो कि
एसएन को एक और चीज लिख सकते हो कि n/2 ब्रैकेट देके यहां पर लिख सकते हो सेकेंड टर्म, सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट टर्म का भी आप एडिशन कर दोगे, तभी भी आपका सम निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए अगर आप एस एन का वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो कि n/2 यहाँ पर थर्ड जो टर्म था उसके साथ अगर थर्ड लास्ट का अगर आप एडिशन कर देते हो तभी भी आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया है कि कैसे आप इस फॉर्मूला का देख सकते हो, मतलब कैसे आप निकाल सकते हो एंड कैसे इस फॉर्मूला को आप दिमाग के अंदर बैठा सकते हो, आपको नॉर्मली इस चीज को याद रखना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, ये आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। ये मेरा गारंटी है। देखिए यहाँ पर आपको एक और छोटा सा चीज यहाँ पर आपको सीखना है, एक छोटा सा चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैं लास्ट टर्म लिखा हूँ जो nth टर्म है, मतलब फाइनाइट एपी का nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। इस लास्ट टर्म को आप एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या है, इस लास्ट टर्म को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्मॉल लेटर एल से। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस एल सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देन आपको ये जो मैं जो कंसेप्ट यहाँ पर सिखाया हूँ, सारा कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, अच्छी तरह से बैठ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म ऑफ द एपी क्या है 23, 19, 15। आपको 17 टर्म तक आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ चीज यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे कि देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म है 23। यहाँ पर देख पा रहे ये जो एपी है, ये एपी क्या है, ये एक इनफाइनाइट एपी है। तो फर्स्ट टर्म है 23, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को भी आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 19 माइनस 23। सो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -4। यहाँ से आप एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि n क्या हो जाएगा। देखिए 17 टर्म तक हमको करना क्या पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। सो n क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। सो चलिए फॉर्मूला को बैठा देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये था फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं n का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 17 है, आपको लिख देना पड़ेगा। n डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हैं n क्या है 17 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 इंटू ए मतलब कि 2 इंटू 23 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर n-1 इंटू डी, n क्या है 17 है, 1 को आपको एज इट इज बैठा देना है। d क्या हो जाएगा, d देखिए यहाँ पर -4 है, इसको आपको बैठा देना पड़ेगा। अब देखिए इसको आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर 17/2 को आप एज इट इज रख दीजिए। इसके बाद देखिए 2 इंटू 23 क्या होता है 46 होता है, प्लस देखिए 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए S17 हो जाएगा इक्वल्स टू 17/2 को आप एज इट इज रख दीजिए। उसके बाद देखिए 46 को भी आप लिख दीजिए। 16 इंटू -4 ये क्या हो जाएगा, देखिए 16 पॉजिटिव है -4 नेगेटिव है, 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में क्या आएगा, ये नेगेटिव में आएगा -64, ये हो जाएगा -64। अब देखिए आप यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर A17 बैठा देना है। उसके बाद देखिए 17/2 इंटू हो जाएगा, देखिए 46 से 64 का अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में क्या आएगा -18 आएगा। सो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से जो सम निकल रहा है, क्या निकल रहा है, यहाँ से 2 से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो 2 से -18 को, यहाँ पर आएगा 17 इंटू -9
17 इंटू -9 आपको दिख रहा है, थोड़ा हट जाता हूँ मैं, 17 इंटू -9। सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से हमारा आंसर आएगा -153। देखिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं, कैसे हम इसको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 26 एंड फिफ्थ लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 50। सम ऑफ द ऑल टर्म्स, मतलब जितने भी टर्म्स थे उसके अंदर, इस एपी के अंदर 798 थे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मीनिंग क्या है, मीनिंग एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एपी का फिफ्थ टर्म दिया गया है, फिफ्थ टर्म दिया गया है 26 एंड फिफ्थ लास्ट टर्म, मतलब लास्ट से फिफ्थ टर्म दिया गया है 50। और जितने भी टर्म्स थे उस एपी के अंदर, जितने भी टर्म्स है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो एपी है वो एपी फाइनाइट एपी है, क्योंकि देखिए बोला गया सम ऑफ द ऑल टर्म्स, मतलब कि उसको आप गिन पाओगे तभी आप तो सम निकाल पाओगे, अगर उसको आप गिन पाओगे तभी तो आप निकल पाओगे सम। सो यहाँ पर सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एपी होगा फाइनाइट एपी होगा एंड सम दिया गया है 798। सो आपको निकालना क्या पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ टर्म को निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ सिखाया था, यहाँ पर एक चीज़ सिखाया था। देखिए अगर आप फर्स्ट टर्म के साथ लास्ट टर्म का एडिशन करके n/2 कर देते हो मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ से भी निकल आएगा सम। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैं दिखाया था सेकंड टर्म के साथ सेकंड लास्ट का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हाँ वहाँ से भी आप सम को निकाल सकते हो। ऐसे आप थर्ड टर्म के साथ थर्ड लास्ट का भी करते हो तो ऐसे आप कर सकते हो। इसके बाद भी ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया 26 दिया गया जो कि है फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ लास्ट टर्म दे दिया गया 50, फिफ्थ लास्ट टर्म दे दिया गया 50 और सम दे दिया गया है। सो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर n क्या है, एन आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एन आपको निकालना, नंबर ऑफ टर्म मतलब कि आपको एन निकालना पड़ेगा। सो आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू एन, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए अगर हमने मान लिया है कि नंबर ऑफ टर्म एन है, तो देखिए हम जानते हैं कि फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है हम जानते हैं 26 है। इसके बाद देखिए फिफ्थ लास्ट टर्म क्या दिया गया है, 50 दिया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सम दे दिया गया है, सम दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है 798। सो इसको अगर आप फॉर्मूला के अंदर देते हो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम इस फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर किस फॉर्मूले को हम लिखेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला को हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए जिस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे, किसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि फिफ्थ टर्म प्लस फिफ्थ लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म प्लस फिफ्थ लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पर एस एन हमारा क्या दिया गया है, सम दे दिया गया है, सम दे दिया गया है 798। एन भी, एन हम नहीं जानते हैं, सो एन को आप एज इट इज रख दीजिए। फिफ्थ टर्म हम जानते हैं, फिफ्थ टर्म हम जानते हैं क्या दिया गया, फिफ्थ टर्म देखिए 26, फिफ्थ टर्म हम जानते हैं, फिफ्थ टर्म दिया गया है 26। इसके बाद देखिए फिफ्थ लास्ट टर्म भी हम जानते हैं यहाँ पर जो दिया गया है 50। तो आप देखिए अब आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर एन का वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 798 को आप एज इट इज बैठा दीजिए, उसके बाद n डिवाइडेड बाई 2 को बैठा दीजिए, यहाँ पर सम कर दीजिए, सम क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 इंटू 76 है, 798 को देखिए 2 इंटू 76 है। इसको आप नॉर्मली लिखिए, इसको आप ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप नॉर्मली लिख दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। 2 से अगर आप डिवाइड करते हो 78 को तो क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है n इंटू 38। अब यहाँ पर देखिए 798 दिया गया, यहाँ पर 38 दिया गया, ये 38 होगा, ये 38 होगा। अगर आप इस 38 को
लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देते हो तो क्या आएगा, तो 798 डिवाइडेड बाई 38 हो जाएगा, इक्वल्स टू n आएगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये डिवीजन कर देना पड़ेगा। देखिए अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो, 2 से अगर आप डिवाइड कर देते हो ये क्या आएगा, 2 से नीचे भी डिवाइड कर दीजिए 19 आएगा। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा कि 3 आएगा, 6 हो जाएगा, 6 19 हो जाएगा, 18 आएगा, 18 399 हो जाएगा, ये 399 हो जाएगा। देखिए अगर आप 399 को 19 से डिवाइड कर देते हो, 19 से डिवाइड कर देते हो, यहाँ पर क्या आता है, इसको आप ऐसे ही कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए ऐसे, इसको आप कैसे कर लीजिए 19। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 21। तो इनका वैल्यू हमारा क्या निकला है, यहाँ पर 21 निकल चुका है। आई होप आपको थोड़ा बहुत हिम्मत आ रहा है इस एपी के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया है। आई होप आपको इतना तक कराने के बाद आपके अंदर थोड़ा बहुत हिम्मत आया है कि एपी क्या होता है, आप समझ चुके हो कि एपी क्या होता है, एपी के अंदर कैसे हम सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे हम सारा कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया है। चलिए आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी चैनल के अंदर आपका सारा कंसेप्ट, सारा वीडियोस, सारा ट्यूटोरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अभी तक हमने जो चीज़ सीखा है, आपने जो चीज़ अभी तक सीखा है एपी के रिगार्डिंग, पूरा कंसेप्ट जो सीखा है, अगर किसी भी जगह के अंदर कुछ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पर पॉज करके दोबारा चेक कीजिए। और ये जो क्लास में पूरा कराया हूँ, इसके अंदर एक बार में देखिए, एक बार में ये सारा चीज़ आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, एक बार में आप सारा चीज़ कंज्यूम नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक काम कीजिएगा, या एक पीडीएफ से आप इसको रिवाइज कीजिएगा, या फिर आप वीडियो को भी थोड़ा स्पीड को बढ़ा के आप इसको रिवाइज कीजिएगा। देन आपको ये पूरा कंसेप्ट डिटेल में आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। और इसके बाद आप सीबीएसई एनसीईआरटी का जो बुक है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसका भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं दे दूंगा, उसका भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं दे दूंगा। ओके, आप वहां से चेकआउट कीजिएगा। सो चलिए, टुडे इज इनफ, विल मीट ऑन योर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।